मैथमेटिक्स के अगर 30 क्वेश्चन है ना, तो 20 to 25 क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए, है ना। और उन पे मैं अपनी मास्टरी करना स्टार्ट कर दिया था। Hey everybody, welcome to the series of तू फोड़ेगा। So I hope तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नाइपेरियन के साथ हूं। तो इस बार जो नाइपेरियन है उन्होंने क्या फोड़ा है, उनकी अचीवमेंट। उनकी अचीवमेंट में बताऊं तो जीपेट नाइपर 2022 क्वालिफाइड है, बिट्स एचडी 2022 क्वालिफाइड है, नाइपर पीएचडी, नाइपर जेई पीएचडी रैंक 1 in Department of Pharmacy practice, oral and poster presentation in national and international conference, and many more. He also guides thousands of students for the preparation of GPAT and NIPER. So please welcome Rajat Misra sir. Hey, hello everyone, and thank you so much, Harshit, that you have started this initiative to to guide the students who are connected to you with this YouTube channel. And I feel very good, like in last 2 to 3 years, when I was in NIPER, or from that time I was looking someone enthusiastic who can be so much creative in itself, so that he can highlight our institute, and he can he can motivate as well as our students, so that he can prepare for GPAT and NIPER like exams. So Harshit, it's very good to see, and thank you for welcoming me, and all the introduction that you have gave me. It's just small things, and each and every one of the viewer, if I can do it, that's the motto of your every video is "Tu fodega." Yes. So it's very genuine that if I can do that, so our viewers can also do that. Yes, okay. So we will be beginning with regarding the preparation strategies of the GPAT aspirants who are preparing for it. Yes, sir. So yes, you can start, Harshit. सर तो सर जो भी मैंने बोला वो आप डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने वो फोड़ा है। वही मैं बात कर रहा हूं कि जब हम कर सकते हैं तो ये आराम से कर सकते हैं। यही सीरीज लेकर आया हूं। तो मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीपेट का एग्जाम मई में होता था। यस। नाउ अब ये मार्च में। Yes, शायद वो मई में एग्जाम के चलते क्लैश हुआ था हमारे एग्जाम के चलते, इसलिए मार्च में हो रहा है। तो ये 2 महीने में है। किसी का प्रिपरेशन बहुत बाकी होगा क्योंकि मई में सब कुछ सोच रहा था और किसी का नहीं हुआ है। सो उनके लिए कुछ टिप्स, अगर आप नाइपेरियन है, आपने कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो आप बेहतर बता सकते हो। इनको एक गाइडेंस अगर देना चाहो कि ये 1.5-2 महीने में ये क्या करे, ऐसा मीन्स कोई जो आधे प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो अभी बिगनर है कि अभी भी हो सकता है कि नहीं, तो वही सब लेकर सर कुछ टिप्स इनको। सो गाइज, आप सबने हर्षित का क्वेश्चन समझ ही लिया होगा, और मैं अपने तरीके से इसका जवाब देना चाहूंगा ताकि वीडियो बहुत शॉर्ट रहे और आपको सुन के आप तुरंत ही उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हर्षित, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो हर्षित, इफ we know the pattern of the exam, है ना, we know that in GPAT it is around 125 questions, and that is going to give around 500 marks. Yes, okay. So if you are going to work on all the 125 marks, so even topper is not going to reach regarding to get 500 marks. Yes. So since you already told कि that many of the students have not yet started, उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है ना, या उन्हें पता नहीं था कि मतलब हम लोग होते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि तुमने बोला कि 7 मार्च को है, जहां तक मुझे पता है ना, तो 2 मंथ स्ट्रेटेजीज भी ये हो सकता है जो कि मतलब मैं अपने टाइम पे फॉलो कर रहा था, क्योंकि इवन आई वाज आल्सो नॉट दैट मच गुड एनफ कि दैट आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिंस वेरी ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर। सो व्हाट आई हैव डन इन माय टाइम्स, हर्षित, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, फ्रॉम वेयर आई डू गेट। कोई बुक अच्छी अगर मिल गई मेरे को, है ना, तो उस बुक से क्वेश्चंस लगा लिए। कोई अच्छा टॉपिक अगर मिल गया, उससे मैंने क्वेश्चंस लगा लिए। और देखो, सबके प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है। तो क्योंकि तुमने मेरी स्ट्रेटेजी पूछी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन मतलब प्रिपरेटरी फेज आफ्टर माय बी फॉर्म, और इवन बी फॉर्म स्टेज, व्हेन आई वाज इन माय 4th ईयर, सो मैं क्या करता था कि उस समय मेरे को कोई भी अगर मान लो टेस्ट सीरीज मिल जाती थी, तो उस टेस्ट सीरीज के मैंने क्वेश्चंस लगाता था और मैं टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता था, रादर कि कंप्लीट टॉपिक को पढ़ने के बजाय
जैसे कि मुझे ये पता था कि अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन सुटिक्स से आने वाले हैं, राइट, फार्मास्यूटिक्स। मुझे पता था 30 to 30 अराउंड 31 क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम फार्माकोलॉजी। और मुझे ये भी पता था कि भाई ये टॉपिक अगर मैं ऑटोक्वाइड्स को पढ़ूंगा तो कितने नंबर का आएगा। जैसे कि तुम्हें भी पता है, हम जब प्रिपरेटरी फेज की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आता है, एएनएस, पीएनएस, है ना, ये सारे जो पार्ट आता है। देन कीमोथेरेपी का पार्ट हमारा, है ना। और जो हमारे ऐसे लगते हैं, जैसे मैं मतलब कई लोग का मतलब अपना अपना रहता है, तो जैसे होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम अल्फा कह सकते हैं कि इससे तो भाई 5 से 7 सवाल आने ही आने ऐसे हमारे मैं सुटिक्स का बना लेता था। और रादर की हर क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में मैंने अपना ये बना लिया था भाई कि मैं सुटिक्स के अगर 30 क्वेश्चन है ना तो 20 to 25 क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए, है ना। और उनपे मैं अपनी मास्टरी करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने ये एक सब्जेक्ट के साथ केवल नहीं किया था, मैंने ये चीज फार्मास्यूटिक्स के साथ भी, कोलॉजी के भी साथ भी, इवन केमिस्ट्री के साथ भी, है ना। और मेरे मतलब मैं अपने प्रिपरेशन टाइम की बात बताऊं तो मेरा फार्माकोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते थे। तो मुझे ये पता था कि अगर मेरे मान लो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं कौन से पार्ट पे सही करके उस नंबर को गेन कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि तुम कम क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते। इवन कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि सोचते हैं निगेटिव मार्क होने की वजह से वो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करते, है ना। वो 60 to 65 क्वेश्चन करके आते हैं और फिर सोचते हैं सिलेक्शन मिल जाएगा। भाई तुम्हारी कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी हो, अगर तुम उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो तुम रेस से तो पहले ही बाहर हो गए ना, है ना। तो वो चीज मेरे साथ भी थी। मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, कोई भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स की तुम बात कर लो, इसमें अप्रोच इज द बेस्ट थिंग। मतलब जब तुम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अप्रोच कैसा रखते हो, तो जो भी तुम्हारे व्यूअर्स हैं अगर वो इस स्ट्रेटेजी मान लो सबके लिए अलग अलग फॉलो होती है, अगर किसी को ये मेरी बताई हुई बात समझ में आती है, अगर वो सुन लेते हैं कि भाई रादर टू जंप ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, फिक्स सम important topics from which you will be going to get around 80 to 90 perfect questions. भाई 90 questions अगर तुम accurately सही कर देते हो, they are going to give around 360 marks. And even मान लो 10-5 क्वेश्चन हमारे गलत भी होंगे, even you can take a leverage of 5 to 10 questions. So one question अगर गलत होगा तो 4 क्वेश्चन हो और 1 क्वेश्चन मतलब नेगेटिव मार्क, even 50 marks you are going to lose on 10 questions. Then also you are going to bag around 310 marks, है ना. That is also a very good score and it is going to create a very good rank. Yes. So guys, this was from my side. If anything you know, I need to add on in this. Yes, so Harshit, you can ask. सर तो मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अब ये एक क्वेश्चन मेरा एक और है कि अगर ये जा रहे हैं एग्जाम देने, चाहे वो तो निगेटिव मार्किंग अभी से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वो निगेटिव मार्किंग बचाना कितना जरूरी है। जैसे कि अगर मुझे कुछ नहीं आता, अगर पेपर बहुत टफ है तो वहां पे एक सबकॉन्शियस फियर आ जाता है और हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा के आ जाते हैं। वो टफ तो सबके लिए है ना। एग्जैक्टली। तो उसके लिए अगर टफ आ रहा है तो स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर एलिमिनेशन रूल खेलना हो, अगर किसी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हमें 3 नहीं आ रहे हैं, एक ही समझ में आ रहा है, तो एलिमिनेशन रूल कैसे खेले और वो कैसे करें सर, उसके बारे में। एक्चुअली हर्षित, जो तुमने ये बात की है ना निगेटिव मार्किंग की, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम टाइम ना बच्चों के साथ यही चीज होती है। मतलब ये मेरे साथ भी होता था, मेरे को भी ऐसा जो भी अभी निकले हुए 2 साल ही हुआ है, बट जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इवन बस केवल मतलब मैं अपना जीपैट लेवल भी नहीं, और भी जो एग्जाम्स हमने दिए हैं उसके लेवल पे मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब हम निगेटिव क्वेश्चन करते हैं या हम क्वेश्चन जब हमारे सामने पेपर फर्स्ट टाइम आता है ना, तो दैट इज न्यू फॉर ईच एंड एवरीवन, है ना। इट इज द राइट अप्रोच। मतलब उस समय तुम कैसा सोचते हो उस पेपर को देख के, तुम्हारी थिंकिंग क्या रहती है उस पेपर को देख के। तुम कहीं मतलब ऐसा तो नहीं होता, कई बार पेपर में पेपर भी अलग अलग पैटर्न्स के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस कुछ पेपर्स में इजी, शुरू में इजी हो जाते हैं, बाद में टफ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि पेपर सेटिंग की ये सब पेपर कैसे सेट हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। और कुछ बच्चे रहते हैं, जैसे मान लो किसी को शुरू में हार्ड पेपर मिल गया, बाद में इजी हो गया, तो अगर आदमी टेम्पर मतलब मेंटली स्ट्रांग है और उसको शुरू में टफ मिल रहे हैं, तो उसको वहां पे पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। नॉट फॉर इवन यू शुड ट्राई फ्रॉम योर मॉक टेस्ट ओनली। मॉक टेस्ट में भी जो भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी अपना बच्चा खुद भी अगर टेस्ट कर रहा है, तो कहीं भी ऑनलाइन अगर वो टेस्ट कर रहा है, तो उसको कहीं में अगर शुरू में एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसको अपना पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए। ही शुड गो फॉर अनदर क्वेश्चन। अच्छा, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। उसको जहां पे उसको लगता है कि नहीं अब मेरे बन रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस को छोड़ना इज नॉट मतलब
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए। अगर तुमने अच्छी तैयारी कर रखी है, हम सब उस फेज से निकल के आए हैं, क्वालिफाई करके आए हैं, तो जब हम खुद उस पेपर को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो पेपर सबके लिए नया है। हाँ, तो हो सकता है कि शुरू में टफ आया हो, बाद में इजी आया हो। कुछ लोगों के लिए कई बार शुरू में इजी हो सकता है, बाद में टफ हो सकता है। अगर तुम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बस शुरू में देख लिया, अगर मैं भाई अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो मेरे मतलब छूट जाएंगे, उसके चक्कर में बच्चे निगेटिव मतलब करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये चीज रॉन्ग हो जाता है। और ट्राई करें बच्चे की जो टॉपिक्स पढ़ा है और जिसकी नॉलेज प्रॉपर है या कहीं सुना है देखा है, उस पर टिक करने की कोशिश करें। जैसे कि तुमने मेरे से पूछा कि एलिमिनेशन रूल को कैसे यूज करें। पहली तो भाई पहला मतलब सबसे पहला अलर्ट और वार्निंग ये है, एलिमिनेशन रूल लगाना कब है, व्हेन यू आर अराउंड, तुमने एक सेफ्टी जोन पार कर लिया है ना। लाइक नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल, मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि इस साल मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं इसकी कट ऑफ 200 to 240 जाने वाली है, तो पहले तुम 240 मार्क्स स्कोर एकदम सॉलिड तरीके से अपना वो कर लो, बैकअप कर लो कि 60 क्वेश्चन तो भाई अब मेरे सही हो गए। अब तुम्हारे पास बच रहे हैं, अब तो बाकी सवाल बच रहे हैं ना, बाकी भी सवाल है तुम्हारे पास अराउंड मेरे ख्याल से 55 क्वेश्चंस के आसपास बचेंगे, जो भी कैलकुलेशन बचेगी। अब उसमें ये देखो कि तुमको कितने क्वेश्चंस फर्स्ट से सेकंड राउंड में जब तुमने क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड टाइम में कितने तुमको रिकॉल हो रहे हैं, है ना। अगर वो रिकॉल हो रहे हैं तो उनमें तुम दोबारा ट्राई करो, अगर रिकॉल नहीं हो रहे तो ट्राई टू लीव देम। और एलिमिनेशन रूल आदमी तब फॉलो करता है, अब जैसे मान लो कोई पास ही नहीं हो रहा है एग्जाम में, वहां पे एलिमिनेशन रूल लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा और नेगेटिव करेगा। तुम अच्छा खासा नंबर स्कोर कर चुके हो, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कि मेरा अच्छी रैंक भी आ जाए। फॉर से मान लो किसी ने 300 प्लस नंबर का अटेम्प्ट कर लिया है, वो जानता है कि अगर मैं 10, 15, 20 नंबर और अगर कर दूंगा तो मेरी एक अच्छी रैंक बन जाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या है, उस समय तुम ये एलिमिनेशन रूल स्टार्ट कर सकते हो या एलिमिनेशन रूल पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड चीज ये है कि एलिमिनेशन रूल को यूटिलाइज कैसे करें। देखो भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन का कुछ तो मतलब एक होगा, कॉन्सेप्ट होगा कि पर्टिकुलरली कुछ पूछा होगा उसमें, उस क्वेश्चन के रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर तुमने पहले से प्रायर कुछ नॉलेज है उस टॉपिक की, तब तो भाई उस क्वेश्चन में तुम एलिमिनेशन रूल लगा पाओगे। अगर मान लो कोई फैक्ट है, एलिमिनेशन रूल भी डिपेंड करता है जगह से जगह तक, है ना। मान लो अगर मैंने कोई फैक्ट पूछ लिया, लेट्स से अगर मैंने पूछ लिया कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कब हुई, तो ये तो किसी पर्टिकुलर ईयर में होगा ना, या तो 1989 या 1800 सेंचुरी या 1900 सेंचुरी, उसमें तुम्हारा एलिमिनेशन रूल काम नहीं कर सकता। अगर यू हैव एग्जैक्ट नॉलेज देन यू कैन पुट डायरेक्टली कि भाई ये वाला ऑप्शन है A B C D। एलिमिनेशन रूल क्या है, जब क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत क्लोज हो, है ना, और क्लोज होने के बाद भी उसमें ऐसा लगता है कि ये दोनों तो मैंने कहीं ना कहीं सुन रखे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, ये मैंने कभी नहीं सुन रखे, तो ट्राई टू एलिमिनेट दोज 2 ऑप्शंस। एंड उसके बाद भी तुमको ये देखना है कि इस टॉपिक से ये पर्टिकुलर ये जो ऑप्शन कितना रेलिवेंट है। इफ यू गेट दिस गट्स की नहीं 50-60%, मुझे लगता है ये सही है, 60-70%, देन यू टिक दैट आंसर। देखो एलिमिनेशन रूल के लिए बेसिकली क्या है ना, मतलब तुम एक समय से समझ लो कि मतलब बहुत ट्रिकी है, वो 50-50 वाला हिसाब किताब रहता है। तुम अगर सही किए तो सही भी हो जाएगा, अगर तुमसे थोड़ी सी चूक हुई तो गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बहुत ही प्रॉपर और टाइमिंग का है कि तुम, और एलिमिनेशन करने के लिए भी तुमको पहले एटलीस्ट यू शुड हैव अ प्रायर नॉलेज, हाँ, तभी तुम इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। तो सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग जीपेट और नाइपेट प्रिपरेशन। तो सर अभी 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो अब माइनर और मेजर अगर बांटा जाए सब्जेक्ट में माइनर और मेजर में, तो अभी ने कहाँ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मेजर है या माइनर पे, या दोनों पे। तो मेजर जो सब्जेक्ट है उनको वहां से पढ़े जहां से ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रहे हैं, या हमें पूरा पढ़ने की जरूरत है। तो सर उस पे बता दे कुछ स्ट्रेटजी, टाइम टेबल या वैसे टाइप कुछ। एक्चुअली गाइस, जैसे मान लो कि अगेन हमारे व्यूअर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आई टेक वन सिनेरियो जिसने साल भर अच्छे से पढ़ रखा है, इवन ऐसा नहीं होगा कोई जिसने अब कि जिसको फाइनल ईयर में आके पता हो जीपैट है। अगर मान लो कोई एक बच्चा है जिसने फर्स्ट ईयर से ही पता था कि भाई एक जीपैट लाइक का एग्जाम होता है ना,
और वो फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको लास्ट ईयर में फाइनल डेट के पहले अगर डेट रिलीज भी होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट डे से अपने एलिमेंटल चीजों को क्लियर करते हुए चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे मान लो एक केस ऐसा, जैसा मेरा केस, हमें लास्ट मोमेंट में पता चला कि भाई जीपैट जैसा भी कोई एग्जाम होता है, इसको क्वालिफाई करके आदमी मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से। तो अब ऐसे केसेस में हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, मेजर क्वेश्चन, मेजर सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। तुम्हें वैसे भी पता है, जैसे हमारा जो पूरा फार्मेसी का पेपर है वो मेनली 5 पार्ट में कैटेगराइज है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मिसलेनियस, इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस और जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो। अब जैसे कि तुमने बोला कि मेजर सब्जेक्ट्स, देखो मेजर सब्जेक्ट इटसेल्फ ही एक पूरा वास्ट है। जैसे अगर तुम फार्माकोलॉजी की बात केवल कर लो तो फार्माकोलॉजी में तो फार्माकोलॉजी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब इनमें देखने वाली बात ये रहेगी कि सामने वाला जो पर्टिकुलर मतलब जो भी हमारा व्यूअर है उसको कितने टॉपिक पे उसका कितना % कमांड है। लेट्स से अगर कोई कीमोथेरेपी का पार्ट है तो कीमोथेरेपी में उसको कितने एंटीबायोटिक का क्वेश्चन, मतलब कितने एंटीबायोटिक के कॉन्सेप्ट उसको क्या आ रहे हैं, है ना, कितने उसको कीमोथेरेपेटिक ड्रग की मैकेनिज्म पता है, कैसे वो एक्ट करते हैं, उसी पे सवाल बनने वाले हैं। और आजकल तो क्वेश्चंस का ट्रेंड ऐसा हो गया हर्षित कि तुम समझ लो कि अब वो दिन गया कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि भाई ये अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या पाथवे है तो कौन सी ड्रग होगी। आजकल क्या होता है, आजकल क्वेश्चंस मतलब पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, उसमें तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग पास्ट हिस्ट्री की भी होनी चाहिए, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री से पर्टिकुलरली तुमको डिजीज एसोसिएट करना आना चाहिए, और उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सी थेराप्यूटिक ड्रग एकदम एग्जैक्ट रहेगी वो आना चाहिए। तो तुम ये समझ लो हर्षित कि अगर कोई मेजर पार्ट पे अपना प्रॉपर फोकस बना के रखा है तो लास्ट मोमेंट उसको हेल्प मिलेगी। रादर कि जैसे तुमने कहा कि उनको दूसरे पार्ट पे भी स्विच ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारा व्यूअर तैयारी कब से कर रहा है। अगर उसने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है देन ही कैन टच माइनर सब्जेक्ट एज वेल, बट इफ ही इज स्टार्टिंग एट लास्ट ओनली so he should touch important topics from each of the subjects so that he can score maximum and at least he can get qualified, so that if there is a ample amount of time so he can get a better rank in NIPER as well. So this will be like good and best solution for your viewers. तो सर यही सब जानना था आपसे और जितने भी देख रहे हैं उनके बारे में कि देखो इन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे वो प्रिपरेशन, वो अपना एक फोड़ने का वो स्पिरिट लाया था। तो अगर ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। तो सर लास्ट आपके बारे में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने इतने नेशनल लेवल एग्जाम्स प्रिपेयर किए हैं, फोड़े हैं, तो सर वो एक चीज जो आपने की है जो सही की है, अगर बताना चाहे कि वो चीज मतलब वो नहीं करते तो ये नहीं होता, तो वो चीज क्या है सर? वो इसका तो बहुत शॉर्ट सा और बहुत सीधा जवाब है हर्षित। लाइक मतलब अगर मैं फार्मेसी ही नहीं करता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, ठीक है। तो जो जिसमें जहां बढ़ गया उसी से अपॉर्चुनिटी को कभी ना नहीं बोलना है किसी के लिए भी। गाइस तुम्हारा जीपैट क्लियर हो, नाइपर क्लियर हो या ना हो, तुम जिस भी फील्ड में जाओ, है ना, तुमको जो अपॉर्चुनिटी मिले बस उसको ग्रैब करो। और फिर मतलब कहते हैं ना कि बाकी हमारे लिए नेचर ही सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो तुमने पूछा कि हमने कैसे किया, कैसे इतनी सारी चीजें अभी हमने अचीव करी या और आगे करना है या करेंगे, तो वो है कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको ऐसे लेट गो नहीं किया, मैंने उसको ग्रैब करने की कोशिश की। सही गलत हो सकता है चीजें, है ना, प्लस और माइनस चीजें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमने एकदम ट्राई ही नहीं करना है। वी हैव टू ट्राई टिल आवर लास्ट ब्रेथ, ठीक है। अब ये समझ लेना कि 7 मार्च को पेपर है और हम तैयारी नहीं हुई हमारी, या हम तैयारी छोड़ देते हैं, या अगले साल एक साल ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं। सो इट इज लाइक द मोस्ट इडियोटिक थिंग एनी पर्सन कैन थिंक ऑफ, है ना। एंड आई विल सजेस्ट योर व्यूअर, नो वन शुड डू दिस, एटलीस्ट योर व्यूअर शुड नॉट डू दिस, बिकॉज उनके पास ये मैसेज पहुंच चुका है ना। एंड दिस ऑल आंसर्स विच आई एम गिविंग टू यू इज completely based on my experiences which I have retained and which regularly I am updating myself, है ना। तो completely यही है यार कि फार्मेसी फील्ड ही हमारे लिए सब कुछ बन गया है। सो मच। तो सर ने तो बता दिया, तो लास्ट में तुमसे यही बोलना चाहूंगा
कि ये 2 महीने में तुम्हारे भी पास है कुछ ग्रैब करने का। जैसे सर ने ये फार्मेसी फील्ड में ग्रैब किया और इतने अचीवमेंट और इतने फोड़े, तो तुम भी फोड़ सकते हो बिना सोचे कि 2 महीने बाद क्या होगा। जस्ट हर दिन वो अपना एक बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो और लीव द रेस्ट। तो इसी के साथ यार अगले वीडियो में मिलते हैं और पढ़ाई करते रहो और फोड़ते रहो हर दिन। सो बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि ये हम कर सकते हैं तो ये तुम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।